वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और हमारी क्लासेस आरटीजे इंटर कॉलेज है, अहमदपुर महाराष्ट्र में है। हम नीट और जेई की कोचिंग देते हैं। आप यहाँ पे फैकल्टी के नाम देख ही सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो जब मर्जी एडमिशन ले सकते हैं। आप इस नंबर पे 8668901517 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आप यहाँ नाम देख पा रहे हैं। प्रियंका ठाकुर। ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। तो ये क्लास 12 का लेक्चर है। तो क्लास 12 का आपको पता ही है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आपने 11th क्लास का जब द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें आपने रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो क्या कोई बता पाएगा कि रिप्रोडक्शन को क्यों यूनिक कैरेक्टर नहीं कहा जाता है? आपको याद रखना चाहिए कि जो यूनिक कैरेक्टर है लिविंग्स का वो क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस होता है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सारे के सारे लिविंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लिविंग्स होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक ऐसा कपल का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा म्यूल एक एग्जाम्पल आ जाता है जो जिसमें जो कि क्या होता है, स्टेराइल होता है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा लाइफ स्पैन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड वाटर हाइसिंथ। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे क्या कि एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, सॉरी, एक छोटा सा बच्चा है। देखो वो बड़ा होता है, फिर वो अडल्ट होता है और उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है। तो ये बच्चा जब पैदा हुआ और फिर जब वो मर गया, जब बच्चा पैदा हुआ और फिर वो जब मर गया, उसके बीच का जो पूरा टाइम पीरियड रहा उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन। क्या बोलेंगे हम उसको? लाइफ स्पैन। तो फिर से याद कर लेंगे एक बार कि जो टाइम पीरियड रहेगा बर्थ टू डेथ उसको हम क्या बोल देंगे? लाइफ स्पैन। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एज आ गई, अडल्ट हो गया यहाँ पे वो बच्चा, अब वो बड़ा हो चुका है। तो अब उसकी कैसी एज है? रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने ही जैसे कुछ यंग वंस को बना सकता है। तो रिप्रोडक्शन बच्चे इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्योंकि जब उस बच्चा वो जब एडल्ट हो गया उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी थी तो उसने रिप्रोड्यूस किया। अब एक स्पीसीज अपने ही जैसे स्पीसीज को बनाती है, फिर वो इंडिविजुअल मर गया लेकिन पीछे वो एक इंडिविजुअल छोड़ गया है ताकि क्या हो? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? लाइफ स्पैन आपको समझ आया या नहीं आया है? ठीक है, तो देखिए, और मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि हम टोटली जो है एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, एक एक लाइन हम उसका बहुत अच्छे से समझेंगे। जहां भी जरूरत होगा एक्स्ट्रा करने का हम एक्स्ट्रा भी करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि जो पढ़ना है बहुत ही फोकस्ड होके पढ़ना है, दिल और दिमाग दोनों लगा के पढ़ना है। टाइम पास के लिए कोई ना आए। हम जितना सीरियसनेस के साथ आपको पढ़ाते हैं आपको भी उतना ही सीरियसनेस के साथ पढ़ना है। हंसते खेलते हम चीज़ें सीख लेंगे। ठीक, अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में ये बता सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द टाइम फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर एक इंडिविजुअल का एक सर्टेन टाइम पीरियड है कि वो इतने टाइम तक यहाँ रहने वाला है। फिर उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक का जो टाइम आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? लाइफ स्पैन। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है इस पूरी धरती पे, देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक लाइफ स्पैन है, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट सम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक, ठीक है, whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. That is, no individual is immortal except single celled organisms. अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए,
जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं तो आपको ध्यान होगा, तो जितने भी यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस में रखा जाता है? प्रोटिस्टा में। समझते हैं ना आप? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को किस में रखा जाता है? मोनेरा में। जो यूकैरियोटिक हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सिंगल सेल हमारे पास आते हैं यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में और प्रोकैरियोटिक मोनेरा में। मोनेरा में जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। और प्रोटिस्टा में हमारे पास प्रोटोजोन्स आ गए, डायनोफ्लैजेलेट्स आ गए, यूग्लिनोइड्स आ गए, ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। तो आपने पढ़ा होगा सिलेटेड प्रोटोजोन, पैरामीशियम पढ़ा होगा, आपने बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन देखा होगा। आपने देखा होगा कि एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है, फिर पीछे कुछ छूटता ही नहीं है जिसकी डेथ हो सके। एक सेल दो में डिवाइड हो रही है, पीछे कुछ ऐसा छूटा ही नहीं जिसकी डेथ हो सके। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इसीलिए डेथ किस चीज़ की होगी? जब बचा ही कुछ नहीं है, इसीलिए वो क्या होता है? इमॉर्टल। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनके भी हम साथ साथ में आंसर देते हुए चल रहे हैं कि why do we say there is no natural death in single celled organisms? Because a single celled organism keeps on dividing by asexual reproduction into two cells. Nothing is left behind to die. They only die due to external factors, temperature, pH, etc. आप बात समझ गए? सो बाहरी जो रहेंगे फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ऑर्गेनिज्म उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, पीएच जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए जब फेवरेबल नहीं रहेगा तभी वो क्या करेंगे? मरेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा सब फैक्टर फेवरेबल हैं तो वो आराम से रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, नई नई डॉटर सेल्स बनाते रहेंगे और उनकी नेचुरल डेथ नहीं होगी, और इसीलिए हम उनको इमॉर्टल कहते हैं। समझ आ गया? तो लाइफ स्पैन समझ आ गया आपको? तो मुझे बताइए कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो इमॉर्टल होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहाँ मैंने अभी आपको बाइनरी फिजन के बारे में बताया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये एक बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में दिखाया गया है और पैरामीशियम में दिखाया गया है। देखिए बैक्टीरिया में देखिए सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आगे आप देख सकते हैं डिवीजन फरो बना है, डिवाइड हो रही है सेल। एक सेल से अल्टीमेटली देखिए आप कितनी सेल्स बन गई है? 2 सेल्स। अब पीछे कुछ नहीं छूटेगा जो जिसकी की डेथ होगी। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं पैरामीशियम में एक ही सेल है और उसका डिवीजन हुआ है और वो 2 सेल में डिवाइड हो चुकी है। आप मैक्रोन्यूक्लियस देख रहे हैं और माइक्रोन्यूक्लियस देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है माइक्रोन्यूक्लियस। यहाँ आप चेक भी कर पा रहे हैं, ठीक है। माइटोटिकली कौन सा डिवाइड कर रहा है? माइक्रोन्यूक्लियस। ए माइटोटिकली जो है वो कौन सा है? मैक्रोन्यूक्लियस। बाकी के जो भी फंक्शन है वो मैक्रोन्यूक्लियस करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए अगर आपको पूछ लिया जाएगा तो माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई एंड मैक्रोन्यूक्लियाई। रिप्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है माइक्रोन्यूक्लियस। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि कैसा फिजन है, इसको हम ट्रांसवर्स फिजन कहते हैं। देख रहे हैं आप, इस फिजन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स फिजन। ठीक, ये बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया है, ये बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम में कैसा होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और यूग्लिना की अगर हम बात करेंगे तो यूग्लिना में कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, और ये जो फिजन है ये हम कोई न्यूक्लियस किस साइड को डिवाइड कर रहा है उस पर नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड करता है देखिए मेम्ब्रेन या फिर जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरफ को डिवाइड कर रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे देखो, ये जो साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन है, वो ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है और जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो लॉन्गिट्यूडनली। तो हम हमेशा राइट एंगल पे रहेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन से डिवीजन स्टार्ट होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जो, और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, वो हमेशा ही राइट एंगल पे रहेगा इस तरह से। तो जब अगर हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल और बाइनरी फिजन की बात करेंगे तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रांसवर्स जो है वो साइटोप्लाज्म का और जो सेल मेम्ब्रेन है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी। तो पैरामीशियम में कैसा बताया मैंने? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। और आपके पास यूग्लिना में कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। समझ गए ना? तो ये आप समझ पा रहे हैं कि एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो चुकी है, पीछे कुछ भी नहीं बचा है जिसकी की डेथ होगी। यही रीजन होता है कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इमॉर्टल होते हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ हम ऑर्गेनिज्म दे रखा है और लाइफ स्पेन दे रखा है आपके एनसीईआरटी पे, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज के साथ दे रखा है ये चीज़। तो वहाँ पे कुछ एक ऑर्गेनिज्म का नाम मेंशन किया गया है और कुछ एक का नहीं किया है। तो जिनका नहीं किया है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए अननेसेसरली कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। जहाँ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे मैं आपको खुद से बोल दूंगी कि आपको नोट करने की ज़रूरत है, और हर एक लाइन का मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझते हुए चलिए। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से कर देनी है और मैं एंटायरली एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको दिए गए हैं कि लाइफ स्पेन कितना है वो सही है, उसका भी कोई टेंशन ना लें और इसको नोट कर लिए। देखिए एलिफेंट का है 60 to 90 ईयर्स, डॉग का है 20 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई का है 1 to 2 वीक्स, क्रो का है 15 ईयर्स, पैरट का है 140 ईयर्स, काउ 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 डेज, टोटोइज 100 to 150 years, rose 5 to 7 years, banana tree 25 years, rice plant 3 to 4 months, banyan tree 200 years। तो आपने नोट कर लिया होगा, और जिसने नहीं नोट किया है आराम से आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्शन, जब मैंने बहुत पहले जब आपको वो स्लाइड दिखाई थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हो जाता है। देखिए हम भी पहले बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हूँ। ठीक है, तो एक टाइम भी हम सबको क्या होना है, बूढ़ा हो जाना है। ठीक, तो पर मैंने कहा था कि एक एज आती है, प्यूबर्टी का एक एज होता है। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा प्यूबर्टी इन गर्ल्स एंड बॉयज, एडोलसेंस एक पीरियड आता है जिस टाइम पे जो है हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, अपने ही जैसे इंडिविजुअल को बनाते हैं, बताया था मैंने। और फिर क्या इंश्योर करेगा ये, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो रिप्रोडक्शन एज द प्रोसेस दैट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो क्या डिफाइन करेंगे, अब कुछ सोचने की ज़रूरत है आपको इसमें। अब हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है, उन अब हम आगे हम आए, हमारी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान उसी तरह से है ना। एक जो कैट है, कैट आगे कैट जैसा ही बनाती है ना, कुछ ऐसा थोड़ी है कि कैट ने डॉग जैसे किसी स्पीसीज को जन्म दे दिया हो, ऐसा थोड़ी नहीं होता है ना। ठीक, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, तो देखिए रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा और उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। अब ऑफस्प्रिंग अब पैदा हो गया, वो मैच्योर होगा, ठीक, और वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो एक साइकिल चलती है, पहले पैदा होंगे, फिर ग्रो करेंगे और फिर मर जाएंगे। समझ गए। तो रिप्रोडक्शन ने क्या इंश्योर किया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन आएगी, फिर वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ा होगा, फिर उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर अब बायोलॉजिकल वर्ल्ड की अब हम जब बात करते हैं तो सब अलग अलग से हैं, स्पीसीज अलग अलग से हैं, उनका हैबिटेट अलग अलग सा है, उनके इंटरनल फैक्टर अलग अलग से हैं। ठीक, तो हर एक स्पीसीज का अपना एक मैकेनिज्म है कि किस तरह से वो मल्टीप्लाई करेगी, कैसे वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। डाइवर्सिटी समझते हैं आप, विविधता, अलग अलग तरह की, ठीक है, अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में। तो हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपना ही एक तरीका इवॉल्व किया है जिससे वो क्या कर सकते हैं, खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा सकते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का एक अलग तरीका है, फ्रॉग का अलग है, अर्थ फॉर्म का अलग है, कॉकरोचेस का अलग है,
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का अलग है, प्लांट्स का अलग है। तो प्लांट्स में भी जैसे एल्गी का अलग है, ब्रायोफाइट्स का अलग है, टेरिडोफाइट्स का अलग है, जो जितने डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और सबका अपना एक अलग तरीका है रिप्रोडक्शन का, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का। तो मैंने अभी अभी ये भी बताया कि सबका हैबिटेट क्या होता है, अलग अलग होता है। सेम तरह का हैबिटेट मतलब हाँ रहते हैं ऑर्गेनिज्म सेम तरह के हैबिटेट में भी, लेकिन उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो अलग होती हैं और जो डिफरेंट फिनोमिनन है उनमें डिफरेंट तरह से पाए जाते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces। तो देखिए ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहाँ वो रह रहा है, उसका अंदर से जो फंक्शन है, इंटरनल जो फिजियोलॉजी है उसकी कैसी है, बाकी के फैक्टर्स की वहाँ टेम्परेचर कैसा है, इन अदर इस तरह से फैक्टर्स रहते हैं जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान देंगे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट और उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और बाकी के और भी फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा। ओके, based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types। तो देखिए अब रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा या दो ऑर्गेनिज्म होंगे उस पर, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, तो जो रहेगा रिप्रोडक्शन वो दो टाइप से रहेगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने अर्थवॉर्म पढ़ा है तो आपने पढ़ा है वो मोनेशियस होता है। मोनेशियस मतलब एक ही बॉडी पे, अर्थवॉर्म की एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, ठीक। तो वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, वहाँ भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक। वहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बनेंगे। ये जो लाइन है ये थोड़ा इन्होंने बोल दिया है कि बेस्ड ऑन whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types। कि एक ऑर्गेनिज्म है या दो है उसके हिसाब से दो हैं, पर कई एक्सेप्शंस भी हैं जो कि मोनिशियस हैं, उनमें एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो देखिए एसेक्सुअल में when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। देखिए सिंपल सा हम इसको समझेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, दो पेरेंट्स कभी भी नहीं होंगे। बाय कन्वेंशन आप ये समझ लीजिए कि दो पेरेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहिए ही नहीं, ठीक है। एक ही पेरेंट है, एक पेरेंट है, एक ही तरह का गैमीट होगा, गैमीट बन भी सकता है और गैमीट नहीं भी बन सकता है, ठीक। कई बार गैमीट बनेगा, कई बार गैमीट नहीं बनेगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब जैसे आप गैमीट का समझना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन हुई है, गैमीट से इंडिविजुअल बना है लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हुआ है। तो ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे पास ड्रोन्स आता है, हनी बीज, आपने सुना होगा ड्रोन, ठीक है। हनी बी जो फीमेल बी बनती है वो फ्यूजन ऑफ गैमीट से बनती है, वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है ना, उसमें मदर और फादर दोनों का होता है, ठीक। लेकिन जो ड्रोन होता है, ड्रोन सिर्फ किससे बनता है, वो बनता है पार्थिनोजेनेसिस से। किससे बनता है वो, पार्थिनोजेनेसिस। देखिए पार्थिनो कार्पी और पार्थिनोजेनेसिस दोनों अलग रखिएगा, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, हनी बी का जो एग है वो मैच्योर हो जाता है ड्रोन में, ठीक है। जो मेल बी है वो है ड्रोन, ठीक। तो उसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, दो नहीं होते हैं। तो अब देखो ड्रोन बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना, देयर वाज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, कोई भी फ्यूजन नहीं हुआ गैमीट्स का, समझ गए ना आप। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको आई होप समझ आ गया होगा कि सिंगल पेरेंट रहेगा, ठीक है, और साथ में गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक। तो व्हेन देखिए अब नेक्स्ट आता है आपके पास सेक्सुअल, व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction।
देखो सिंपल सी बात, जब दो पेरेंट्स हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है कि दो पेरेंट्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्यूजन है, दो गैमीट्स का फ्यूजन है। एसेक्सुअल में कभी भी फ्यूजन नहीं होगा, सेक्सुअल में फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, दो पेरेंट। अब मैंने एक्सेप्शन आपको बता दिया था कि मोनिशियस जो होंगे, मोनिशियस क्या होंगे, जो एक ही बॉडी पे मेल एंड फीमेल दोनों हैं, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनिशियस है। एक ही मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, उसको हम बोलेंगे मोनिशियस। अर्थ फॉर्म जैसे कि आपने पढ़ा तो उसमें क्या होता है, फिर भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दिया है, उस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए फिर आगे हम बात करेंगे मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बेसिक आइडिया मुझे उम्मीद है कि आपको हो गया होगा। अच्छा चलो, बोर नहीं होते हैं, ठीक है, बोर हो रही हो कि मैम तब से बोले जा रहे हैं, तो बोर होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपने जो भी पढ़ा, आई होप आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, ठीक। ये कोई अभी बहुत बड़ी बातें तो हो नहीं रही है, बेसिक सी बातें हो रही है जिनको आपने पढ़ा भी हुआ है पहले, ठीक है। तो बोरियत नहीं लानी है, तरोताजा होके बैठना है और हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है। फिर लास्ट में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो करने चाहिए आप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन ही ना कर पाए, तो क्या फायदा इतनी देर लेक्चर सुनने का। और बीच बीच से उठा के मत देखना, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। जहाँ पे कुछ कमी लगती है वहाँ पे बताना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है जो और आपको चाहिए, तो उससे हमें भी पता चलेगा और हम भी अपना बेटर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अब हम करते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक ही इंडिविजुअल है जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाएगा। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस चीज को मैं समझाती हूँ आपको। जब एसेक्सुअली कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब है उसमें सिर्फ मियोसिस तो हुई भी होगी, गैमीट तो बना भी होगा, ठीक। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, नहीं होंगे, ठीक। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली कैसा होगा, वो आइडेंटिकल हुआ, एक दूसरे के भी वो सारे इंडिविजुअल आइडेंटिकल होंगे एंड अपने पेरेंट के भी वो बिल्कुल क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इसीलिए देखो आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो कैसे होंगे, वो जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे और मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे, वो एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होंगे और अपने पेरेंट के भी आइडेंटिकल होंगे। तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, क्लोन, ठीक। ऐसे इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन। फिर से सुन लीजिए, क्लोन क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाहर से देखने में भी और उनका जिनका जेनेटिक मेकअप भी क्या है, सिमिलर है, उनको हम बोलते हैं क्लोन। तो क्लोन तो वो ग्रुप हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया, ग्रुप। उस पूरे जैसे कि 6 इंडिविजुअल हैं, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कितने ऑफस्प्रिंग्स आए, 6। तो वो 6 क्या होंगे, क्लोन्स। लेकिन वहां हर एक इंडिविजुअल को क्या कहा जाएगा, रैमिट। एक एक इंडिविजुअल को क्या कहते हैं हम, रैमिट कहते हैं, समझ गए ना। पूरे 6 इंडिविजुअल को एक दूसरे के क्या है, वो क्लोन्स हैं, लेकिन वो पूरा ग्रुप हो गया। हाँ, इन एक एक इंडिविजुअल को क्या कहेंगे हम, रैमिट। रैमिट मिलके क्या एक दूसरे के लिए क्या है, वो क्लोन्स हैं, ठीक। Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization. चलिए ये बात अच्छे से सुन लीजिए, ठीक। अब हम हैं ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो प्लांट्स और एनिमल जिनमें कि क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें मोस्टली आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर किन में मिलता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। पर कैसे प्लांट्स एंड एनिमल जिनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिंपल सा है, ठीक। अब मैंने देखो बताया था आपको प्रोटिस्टा मोनेरा, बताया था कि नहीं बताया था, तो फटाफट बताएंगे प्रोटिस्टा क्या है, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कि चुपचाप बैठ गए हैं कि कुछ भाग भी गए हैं।
नहीं, आधा लेक्चर छोड़ के भाग जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे, फिर बोलोगे कि हम वापस से देख लेंगे। बच्चे सुनिए, किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, you won't be able to achieve many things in your life. Okay, तो आपको अच्छे से बैठ के पढ़ना है, फोकस्ड रहना है, डॉक्टर बनना है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स क्या क्या नहीं कर रहे हैं हमारे देश के लिए। ठीक, तो उतना विल पावर होना चाहिए ना आप में उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इन प्रोटिस्टा आ गया आपके पास कौन से, eukaryotic single-celled organisms, and monerans prokaryotic single-celled organisms. Okay, in protista and monerans, the organism or the parent cell divide into two to give rise to new individuals. Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. मैं पहले ही आपको इस चीज़ की स्लाइड दिखा चुकी हूँ बच्चे, जिसमें मैंने बता दिया था कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल है, और उनमें सेल डिवीजन जो सेल डिवीजन है वही, उसी को क्या बोल देते हैं हम, रिप्रोडक्शन बोल देते हैं हम। मतलब एक जो है वो दो में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट है ये, वहाँ पे मैंने बैक्टीरिया का दिखाया था और पैरामीशियम का दिखाया था। ये आपके पास ये आ गया यीस्ट के लिए, और यहाँ पे आ रहा है अमीबा के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं अनइक्वल डिवीजन है, एक बड़ा है और एक छोटा सा बर्ड निकल के आता है, बाद में वो अलग हो जाता है और नया ईस्ट बना देगा। उसी तरह से ये इरेगुलर डिवीजन होता है, याद रखिएगा अमीबा में इरेगुलर डिवीजन होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रांसवर्स होगा या लॉन्गिट्यूडनल होगा। अमीबा में डिवीजन कैसा होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, ये नेमिंग वगैरह अच्छे से पढ़ लेंगे डायग्राम्स का। चलिए, many single cell organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. अगेन वही बात है ये कि बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन से, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक सेल दो हिस्सों में टूटता है। ठीक है, एक सेल दो हिस्सों में टूट जाता है और वो दो सेल्स फिर क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, वो फिर से ग्रो करके क्या करेगी, दो और सेल में डिवाइड हो जाएंगी। जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, बाइनरी फिजन। अमीबा में मैंने क्या बताया, इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है। पैरामीशियम में कैसा होता है, बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या बोल रहे हो, बोल दिया मैम, अच्छा ठीक है, कैसा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। वेरी गुड। चलिए ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन दूंगी बच्चे, तो फिर असाइनमेंट्स अलग से मिलेंगी, तो आप तभी कर पाएंगे अगर आप सुन रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए, तो इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। अभी अभी आपने डायग्राम देखा था, अभी अभी मैंने बताया था कि यीस्ट में डिवीजन कैसा है, अनइक्वल है। कहीं बाहर से चीज को लाने की जरूरत नहीं, आपके सामने आपको चीज दिखती है। ठीक, यीस्ट में कैसा डिवीजन है, अनइक्वल, एक सेल बड़ा था एक छोटा सा था। ठीक, in yeast the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and matures into new yeast organisms. सिंपल सी बात, पहले क्या था, एक बड़ा ईस्ट था, बड़े से ईस्ट से एक छोटा सा बड निकला। पहले तो वो वहीं पे रहा, ठीक, पर बाद में धीरे धीरे वो क्या हो गया, उससे अलग हो गया और उसने एक नया सेल बना दिया। अब फिर वो नया सेल फिर ग्रो करेगा, फिर उससे ऐसी ही और बड निकलेगी, फिर वो तो पहले तो वो अटैच रहेगी पेरेंट सेल के साथ, फिर वो अलग हो जाएगी और नया ईस्ट बना देगी। तो ये हो गया बडिंग। ठीक, तो मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। देखिए, फंजाई और जो एल्गी है उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे आपने फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जूस्पोर्स होते हैं, कोनिडियोस्पोर्स होते हैं, है ना। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और इनमें देखिए मोस्ट कॉमन किसको कहा गया है, जूस्पोर्स को। जूस्पोर्स कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे मोटाइल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं जूस्पोर्स, जल्दी से बोलना है, सोना नहीं है, जिनको नींद लगी है वो उठ जाएंगे, ठीक है ना। कैसे हैं जूस्पोर्स, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। मोटाइल मतलब हाँ जी,
वो मूव कर सकते हैं, उनके पास फ्लैजिला है, दे कैन शो फ्लैजिलेशन, ठीक है, मूव कर सकते हैं वो। और इसके देखिए द अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, पेंसिलियम, बताइए जल्दी से, पेंसिलियम किसको बिलोंग करता है? फंगस को। फंगस में कौन सी क्लास को? कौन सी? एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस में क्या होते हैं? कोनिडिया। कोनिडिया में क्या है, कैसे स्पोर्स हैं ये? एक्सोजीनस स्पोर्स, ठीक है, बाहर को होते हैं एक्सोजीनस स्पोर्स। जूस्पोर आपको किस में मिलते हैं? फंगस में। फाइकोमाइसिटिस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बात को ध्यान रखेंगे, फिर से सुन लीजिए। जूस्पोर कहाँ पे है? फाइकोमाइसिटिस, कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर्स। ये डिट्यूरोमाइसिटिस में भी होते हैं, ये एस्कोमाइसिटिस में भी होते हैं, ठीक है। बर्ड्स। हाइड्रा। हाइड्रा बताइए किसको बिलोंग करता है? बताएंगे? सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स को बिलोंग करता है? पक्का या नहीं करता है? चलिए मुझे कमेंट में कर बताएंगे आप कि हाइड्रा जो है वो किसको बिलोंग करता है, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। पहले तो ये बता दीजिए, आपको ये भी कंफर्म है ना कि प्लांट्स और एनिमल्स में कौन से किंगडम में आता है, नहीं आता है? तो चलिए किंगडम भी बताएंगे आप और फाइलम भी बताएंगे, डिवीजन भी बताएंगे हाइड्रा का, ठीक है। तो हाइड्रा में भी क्या देखने को मिलती है? बड एंड जेम्यूल। स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस आपको पता है ना, पॉरीफेरा, उनमें क्या होता है? जेम्यूल्स। तो ध्यान देंगे, हाइड्रा में एक्सोजीनस बड होती है, यीस्ट में एक्सोजीनस बड होती है, लेकिन स्पॉन्ज में क्या होता है? एंडोजीनस बड। जेम्यूल्स क्या है बेटा? एंडोजीनस बड्स हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके पास डायग्राम है, तो आप बहुत अच्छे से हर एक डायग्राम को देख लेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इनको यहीं पे ध्यान देना है। ध्यान नहीं दोगे तो वक्त निकल जाएगा, फिर तुम भी कहोगे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए हैं। तो इससे अच्छा है कि वक्त ना बदले तुम्हारा और जज्बात ना बदले, तो यहीं पे फोकस करो और अच्छे से देखो। देखो यहाँ पे आपके पास जूस्पोर्स दिए गए हैं, क्लेमाइडोमोनास में दिए गए हैं ना, ठीक है। फिर ये कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर्स। देखिए ये आ गया हमारे पास हाइड्रा, जिसमें माउथ है, ये टेंटेकल्स हैं, ठीक है। बड है, बड धीरे धीरे पहले इनिशियली अटैच होगा, फिर बड़ा होगा, फिर सेपरेट हो जाएगा। और ये है आपके पास जेम्यूल दिया है, जेम्यूल इन स्पॉन्ज। ये क्या है? देखिए एंडोजिनस बड है, यहाँ पे क्या होगा? एक्सोजिनस बड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो देखिए, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये सारे जवाब आपको देखिए ऐसे भी मिल जाएंगे, सिंपल सा समझिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, जरा बताएंगे आप? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि उसमें एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो कैसे होंगे? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस होता है, मेयोसिस नहीं होता है। तो अब भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी तो वही होगा, बस प्लांट में हम वर्ड यूज कर देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ गए ना? इसलिए आंसर क्या हुआ? यस। और ऐसा हम क्यों बोलते हैं? वाई डू यू से सो? बिकॉज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो क्या हम अब क्लोन वर्ड यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि उसमें भी फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें भी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली कैसे हैं? इंडिविजुअल सिमिलर हैं। इसीलिए इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो यस, समझ गए? चलिए, तो एनिमल्स में, while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously. In plants the term vegetative reproduction is frequently used. जो मैंने अभी कहा कि प्लांट्स में हम asexual एनिमल्स में हम और सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है उनमें हम asexual रिप्रोडक्शन कह देते हैं, प्लांट्स में हम क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब प्लांट में जो यूनिट होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जैसे रनर, राइजोम, sucker, tuber, offset, bulb, these are capable of giving rise to new offsprings. और इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल।
अब ये सारी टर्म्स जो आ गए, रनर, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट, आई होप ये आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे इनको फिर से आपको पढ़ा दूंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लांट्स आपने रनर्स भी पढ़े हैं, राइजोम भी पढ़ा है, उनमें शकर भी पढ़ा है, ट्यूबर भी पढ़ा है, ऑफसेट भी पढ़ा है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ठीक, अब ऑब्वियसली देखिए आंसर फिर से दिया है, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व। देखिए लास्ट जो हमने बात खत्म की थी, थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था। ठीक, तो क्या हमने बोला था, प्लांट्स में जो स्ट्रक्चर है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ही बात है। जो नए ऑफस्प्रिंग को बनाएंगे, नए इंडिविजुअल को बनाएंगे, वो रनर, राइजोम, शक्कर वगैरह हैं, और इन्हीं को हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही प्लांट इन्वॉल्व होगा, दो नहीं होंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, आप ध्यान से, ये ट्यूबर है, ये क्या है, ट्यूबर। आईज ऑफ पोटैटो बोला गया है, आईज, आईज को हम एक्सिलरी बड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आईज को, और एक्सिलरी बड्स। ठीक, तो ये वो बर्ड्स हैं, नोड्स पे होती हैं। ठीक है, ये वो बर्ड्स हैं जो आपने देखा होगा, इन जनरल समझिए। देखिए आपने देखा होगा ना, आलू लगाते हैं तो ऐसी ऐसी आंखें होनी चाहिए उस पे, वहां से काटा जाता है और फिर बो दिया जाता है। ठीक, तो इस एक ही आलू से बहुत सारे और भी बन जाएंगे, समझ गए ना आप? तो इसीलिए ये हो गया ट्यूबर, ये हो गया राइजोम। राइजोम में देखिए नोड्स हैं, नोड से बर्ड्स होंगी, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। क्यों एडवेंटिशियस रूट्स भाई? क्योंकि राइजोम इज द मॉडिफिकेशन, राइजोम स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब स्टेम ही मॉडिफाई होके, जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये, ठीक, राइजोम बनाता है। तो हम पढ़ते हैं कि वो रूट्स जो अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी भी हिस्से से निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। तो स्टेम में तो रेडिकल नहीं है ना, स्टेम तो किससे बनता है, प्लूम्यूलस से बनता है, इसीलिए रूट्स क्या हुई, एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, आगे आपके पास बल्बिल ऑफ अगेव, फिर ये देखिए ब्रायोफाइलम लीफ है, ठीक, जिससे क्या निकली है, बर्ड्स निकली हैं। अब ये हर एक हिस्सा क्या होगा, ये हर एक हिस्सा टूटेगा, ठीक, और नया नया प्लांट बना देगा। मतलब इस पे आपको 1 2 3 4 5 दिख रही है, तो ये 5 नया नया प्लांट बना सकता है। तो इनको भी एडवेंटिशियस बर्ड्स कहा गया है। अगेन ये लीफ है, रूट नहीं है, ठीक, जो ट्रू रूट है जो रेडिकल से अराइज होता है, ये रेडिकल से अराइज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड्स, और इनको फोलियर बर्ड्स भी कह देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए ऑफसेट, देखो अगर आप भूल चुके हो कि ये राइजोम वगैरह क्या है, तो मैं आपको अलग से लेक्चर में ये फिर से बता दूंगी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ को और क्या बोलते हैं, इकॉर्निया। ठीक है, इकॉर्निया इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये डायग्राम्स अच्छे से देख लेंगे सब लोग। ठीक, द टेरर ऑफ बंगाल, अच्छा टेरर, बंगाल, बंगाल का टेरर क्या हो गया? ओके, तो कुछ नहीं है भाई, ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है। हुआ कुछ यूं कि ये जो प्लांट था, इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती थी, और मतलब लीव्स भी कुछ अलग तरह की थी, इसके फूल भी बहुत सुंदर थे। तो इसको भारत ले आए भाई, भारत तो ले आए ठीक है, लेकिन अब जहाँ पे भी स्टैंडिंग वाटर है, खड़ा हुआ पानी है, वहां पे तुम इसको उगा दोगे, तो जितनी कोशिश करोगे ना इसको तोड़ने की, तो जितने हिस्सों में टूटेगा उतने और नए प्लांट बन जाएंगे, समझ गए? अब क्या हो गया, फिर भी ये टेरर कैसे हो गया, फिर भी क्या हो गया, सुंदरता तो बढ़ जाएगी झील की। अरे नहीं नहीं भाई, सुंदरता नहीं बढ़ाएगा ये झील की, ये क्या करता है, सारा का सारा ऑक्सीजन ले लेता है। पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ना, सारा ऑक्सीजन ले लेता है। और मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, उसको ऑक्सीजन लेना था उस पानी से, वो ऑक्सीजन छोड़ा ही नहीं वाटर हाइसिंथ ने, और जो फिशेस हैं वो फिर मरने लगती हैं, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। समझ गए आप? तो देखिए अब जो हमने हिंदी में बोला वही यहाँ इंग्लिश में लिखा है, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। ठीक, दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। क्या है ये टेरर ऑफ बंगाल क्या है, वाटर हाइसिंथ। और मैंने साइंटिफिक नेम क्या बोला, इकॉर्निया, EICHORNIA, इकॉर्निया, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water। जहां भी खड़ा हुआ पानी मिल जाएगा ये बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ये क्या करता है, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, पानी से इसने ऑक्सीजन ले लिया, और जिससे फिशेस की डेथ हो गई। मैंने कहा था मछली जल की रानी है, अब रानी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो मर गई। ठीक है,
अब ये दूसरी बात कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate. मैंने कहा था ना कि तुम जितना काटो ये उतना ही फैलेगा, ठीक, and spread all over the water body in a short period of time. It is very difficult to get rid of them. बहुत मुश्किल होता है इसको तुम काटोगे, अब तुम ऐसा तो हो नहीं सकता एक एक हिस्सा उसका अलग अलग करके ले जाओगे ना, तो जो भी जितना काटोगे, माना तुमसे एक एक को तुम खत्म करना चाह रहे हो, दो तीन तुमने इसके फ्रेगमेंट जो है वहीं पे छोड़ दिए, कुछ हिस्सा इसका छूट गया तो ये और ग्रो हो जाएगा, इसलिए बहुत मुश्किल होता है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। चलिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर हमें करने हैं। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टिवेटेड? कैसे? अब पोटैटो को तो आपको पता है कि नहीं पता है? सबको पता है ना, अभी अभी हमने बात की कि एक है पोटैटो, ट्यूबर हम इसको बोलते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होंगी, बड्स होंगी, लेकिन बड्स कहाँ लगेंगी, नोड्स पे लगेंगी। शुगर केन में भी आपने देखा होगा नोड्स होते हैं, इंटरनोड होते हैं। बनाना में भी, राइजोम में नोड्स होंगे, इंटरनोड्स होंगे, जिंजर में भी नोड्स आपने पढ़ा था, ठीक, वहीं पे बड ओरिजिनेट करेगी और नया फिर स्ट्रक्चर बनाएगी, नया प्लांट को वो ग्रो करवाएगी। तो देखिए, the site of origin of the new plantlet समझते हैं, जो नया प्लांट बनना शुरू होगा, ठीक, in the plants are nodes and all the above mentioned plant bear nodes in their modified stems, ठीक है, यहाँ modified होगा, ठीक, तो मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो, बेटा आप मॉडिफाइड कोई कंफ्यूज नहीं हुई, एक देखो पोटैटो आप देखते हैं, प्लांट देखते हैं ना, एक उसका ऊपर वाला स्टेम है, ठीक, एक जो जमीन के नीचे है वो ट्यूबर है, और जो ट्यूबर बना है वो किससे बना है, स्टेम की ही मॉडिफिकेशन, स्टेम और खाना स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो गया और फूल गया, उसको ट्यूबर बोल दिया गया, ठीक है। शुगर केन हो गया, फिर बनाना हो गया, ठीक, ये इन सब में क्या होंगे, नोड होंगे, नोड से ही क्या निकलेगी, बड निकलेगी, ठीक है, और वो बड ही फिर अगला प्लांट बना देगी। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produces roots and new plants. तो जब भी वो नोड जो हैं सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आएंगी, उन पे थोड़ी थोड़ी रूट निकल जाएगी और एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो अंडरग्राउंड, ये तो यहाँ तो ये मोस्टली क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। अब पोटैटो है, पोटैटो में एक्सिलरी बड बना है, एक्सिलरी बड जहाँ जहाँ पे भी कांटेक्ट में आएगा सॉइल और वाटर के, वहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रो हो जाएगा नए प्लांट में, ठीक। देखिए, सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स, मैंने समझा दिया था, एडवेंटिशियस बर्ड्स, वो एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होंगी स्टेम से निकली वो ट्रू बर्ड्स हैं। अब जो लीफ से हो गई वो क्या होगी, एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। अभी अभी आप डायग्राम देख के आए हैं ब्रायोफाइलम का, एक लीफ जिसपे क्या है, बड बनी हुई है, मार्जिन पे किनारे किनारे पे बड्स बनी हुई है ना, तो ब्रायोफाइलम में फोलियर बर्ड्स और एडवेंटिशियस बर्ड्स से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और ये एबिलिटी, अब देखो, अब तुम लोगों को ऐसा पता चलेगा कि अरे इसके मार्जिन्स पे जो है वो इतने इतने बर्ड्स बने हुए हैं, इनको काट के तुम ऐसे लगा दो और तो एक सी जो है वो 5-6 बन जाएंगी, ऑब्वियसली यूज करोगे ना उसको। तो ये दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स, ठीक। तो ऐसे सारे प्लांट जिनमें कि इस तरह की एबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ठीक, लेकिन टेरर ऑफ बंगाल की तरह नहीं होने चाहिए हार्मफुल, तो उनको फार्मर्स जो हैं, गार्डनर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टेक्निक को और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने के लिए, ठीक। It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization. हमने पहले भी बात की थी कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिनका ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि बहुत सिंपल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, उनमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगी हमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि एल्गी हो गया, फंजाई हो गया। और एल्गी और फंजाई मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब करेंगे जब कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल नहीं होंगी। अब आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना तो होगा, ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो सुना तो ज़रूर होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या होता है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है, वेरिएशन एक टाइम पे अकोमुलेट होती हैं और एक नई तरह की स्पीसीज भी बन जाती है, लास्ट में तो स्पेसिएशन हो गया। लेकिन कुछ कुछ जो है वो चेंजेस आने चाहिए ताकि जो एनवायरनमेंट के लिए इंडिविजुअल अडेप्ट हो सके और सर्वाइव कर सके,
ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एल्गी और फंजाई जो है वो कब सेक्सुअल मोड पे जाएंगी, सेक्सुअल मोड में क्या होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनेंगे जो कि एसेक्सुअल में नहीं बनते हैं। इसीलिए एल्गी और फंजाई मोस्टली जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगी। लेकिन जब भी क्या चाहिए, क्या चाहिए उनको, सर्वाइवल चाहिए, तो किस पे शिफ्ट करेंगी, सेक्सुअल मेथड पे, जब उनके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो ये फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा बताइए कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनको हेल्प करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में। तो अभी मैंने आंसर दिया था, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन, अभी बताया ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसमें होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगे, वेरिएशन किसमें आएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगी, क्रॉसिंग ओवर है, फिर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, किसमें है वो, इसी में है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगी, चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएंगे जो कि एसेक्सुअल में नहीं है, ठीक। इसीलिए वो अडेप्ट हो पाएंगे एडवर्स कंडीशंस में। व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, क्यों जो है वो शिफ्ट किए इस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ताकि वो अपनी लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रख सकें। Asexual as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants. तो higher plants में sexual mode भी होता है और asexual mode भी होता है, जबकि जो most of animals हैं, जैसे हमारी बात करते हैं हम higher animals में आते हैं, क्या हमें कोई asexual mode होगा, जितने भी हायर एनिमल हैं क्या उनमें कोई एसेक्सुअल मोड होगा, नहीं होगा। हायर मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स में क्या है, सेक्सुअल मोड, और प्लांट्स में सेक्सुअल भी है एंड एसेक्सुअल भी है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सबको, देखिए एक काम करिए, अपने लिए एक नोटबुक लगा लेनी है जिसपे जो भी मैं होमवर्क दूंगी आपको वो करना है, सिंसियरिटी के साथ करिएगा, ठीक। डिफाइन लाइफ स्पैन, what is a clone, what is a ramete, differentiate sexual and asexual reproduction. Question number 5, what are the asexual structures in Penicillium, Hydra and sponges? Question number 6, write important points about Terror of Bengal. Question number 7, what is the lifespan of tortoise, rice plant, fruit fly, horse and dog? क्वेश्चन नंबर 8, पोटैटो पोजेस, क्या पोजेस करता है वो, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं वो किस में पाई जाती हैं, ठीक, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, ठीक। कॉर्निया किसका एग्जाम्पल है, क्या पढ़ा आपने, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, ठीक। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और पसंद आया है तो, और कोई अगर कंप्लेंट है तो आप बता सकते हैं, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।